कल हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था वेवलेंथ के लिए। हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे। ये जो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है इसको एक नाम और दिया जाता है, एक नाम और दिया जाता है न्यू बार। फ्रीक्वेंसी नहीं है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो हम इसे दोनों एक्सप्रेशन ले सकते हैं, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स आर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n² माइनस 1/n-²। यहां एन डैश क्या है, हायर एनर्जी लेवल, या हम इसे एन डैश को हम कह सकते हैं आउटर ऑर्बिट। और एन क्या है, सॉरी एन एन क्या है, इनर एनर्जी लेवल, या एन को हम कह सकते हैं कौन सा, इनर ऑर्बिट। मतलब क्या है इसका, ये पॉजिटिव आयन, ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा बड़ा ही करके बनाऊं इसे, पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से रिवॉल्व नहीं करेंगे, कुछ स्पेसिफिक रास्तों पर ही रिवॉल्व करेंगे जिन्हें कहा स्टेबल एनर्जी लेवल। किसने कहा, ये बोर ने कहा ये स्टेबल एनर्जी लेवल पर ही रिवॉल्व करेंगे। तो मैंने 2 एनर्जी लेवल यहां ड्रॉ कर लिए, कम से कम 4 में ड्रॉ कर लूं। और पीछे हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये एनर्जी लेवल इक्वी स्पेस्ड नहीं है, इक्वी स्पेस्ड नहीं है। जितना स्पेस फर्स्ट और सेकंड के बीच में है उससे ज्यादा स्पेस सेकंड और थर्ड के बीच में है, थर्ड और फोर्थ के बीच का जो स्पेस है वो और भी बड़ा हो जाता है। लेकिन हम नॉर्मली डायग्राम इक्वी स्पेस्ड बना लेते हैं, बनने नहीं चाहिए ये। याद है किसी को कि रेडियस किस रेशियो में होती है इनकी, रेडियस किस, 1:4। अगर ये आपकी R1 है तो ये होगी 4R1, इनके बीच का गैप 3R1 के इक्वल, इनके बीच का गैप 5R1 के इक्वल, इसके बीच का गैप और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो डायग्राम में एक और मैं लेबल बना लेता हूं, गुंजाइश है काफी सारा। ये आपके ऑर्बिट हो गए। अब n=1 पहला ऑर्बिट सबसे अंदर वाला, n=2 ये वाला ऑर्बिट बाहर वाला, ये n=3, ये n=4 और ये वाला n=5। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन कहां से कहां हो सकता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पर, थर्ड से फर्स्ट पर, या इससे फर्स्ट पर, या यहां से फर्स्ट पर आता है, मतलब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कहां आ जाए, n=1 में आ जाए, n=2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए, 5 से 1 में आए, या फिर इंफिनिटी से 1 में आ जाए। तो एक टाइप के ट्रांजिशन तो ये हो गए, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=1 पर अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं, इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, इसका कोई प्रोडिक्शन नहीं लगा सकता कोई भी कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल पर है और वहां से कहां आ जाए, सेकंड पर आए, जैसे कि थर्ड से सेकंड पर आए, फोर्थ से
सेकंड पर आए, फिफ्थ से सेकंड पर आए, या फिर इंफिनिटी से कहां आए, सेकंड पर आए। ऐसा भी पॉसिबल है कि हाई इलेक्ट्रॉन यहां यहां कहीं है, तो क्या फोर्थ से थर्ड पर आ जाए, फिफ्थ से थर्ड पर आ जाए, या इंफिनिटी वाले से थर्ड पर आ जाए। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि फिफ्थ सिक्स स्टेबल एनर्जी लेवल पर है, वहां से कितने पर आ गया, इंफिनिटी से, मतलब फिफ्थ से फोर्थ पर आ गया, या सिक्स से फोर्थ पर आ गया, सेवन से फोर्थ पर आ गया, या इंफिनिटी से फोर्थ पर आ गया। या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आए, छठे से पांचवें पर आ जाए, या सातवें से पांच पर आ जाए, आठवें से पांच पर आ जाए, या कहीं इंफिनिटी से पांच पर आ जाए। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन इस तरह के बन सकते हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया स्पेक्ट्रम में। अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, ये देखिए n=1 में अगर इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है n=1 में, तो हम कहेंगे पूरा का पूरा एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है। क्या कहेंगे, पूरा का पूरा एटम ग्राउंड स्टेट में है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट को छोड़कर सेकंड वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, किसी भी कारण से उसको एनर्जी मिल गई, वो पहले वाले को छोड़कर कहां रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड वाले में रिवॉल्व कर रहा है, तो अब हम कहेंगे ये इस पूरे एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अगर n=1 को छोड़कर हाइड्रोजन का एटम n=2 में पहुंच गया और n=2 पर यहां रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अगर हाइड्रोजन एटम को आपने एनर्जी दी, वो फर्स्ट से निकल के थर्ड में पहुंच गया, देखो पहुंचागा थर्ड में जाकर के रिवॉल्व करने लगा, तो अब ये कहा जाएगा इट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड शेल में, लेकिन कहा जाएगा सेकेंड एक्साइटेड, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो ग्राउंड स्टेट पर है अपनी। ठीक है, तो किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से अगर हाइड्रोजन एटम सीधे सीधे लौट रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो अब जो भी रेडिएशन निकलेगा, देखिए सेकंड से वन में आने पर किस फ्रीक्वेंसी का, किस वेवलेंथ का रेडिएशन निकलेगा, इसे फाइंड करने के लिए हमने इस फॉर्मूले में n डैश की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2 और n की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1। ये वाला ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन, जब ये सेकंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आया। अगर बाय द वे सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आने लगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ जाए, तो भी अपने अंदर से कोई एनर्जी निकालेगा ये। वो कौन सी वेवलेंथ होगी, इसे फाइंड करने के लिए हमने इस फॉर्मूले में n को रखना पड़ेगा 1 और n डैश रखना पड़ेगा कितना, अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो फिर n रखना पड़ेगा 1 और n डैश रखना पड़ेगा कितना, 3 रखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, और अगर इंफिनिटी से आ रहा सीधे आयनाइज स्टेट में है, आयनाइज स्टेट से सीधे इसने कुदान मार ली, कहां, ग्राउंड स्टेट में, तो हमें यहां रखना पड़ेगा n की वैल्यू 1 और n डैश की वैल्यू इंफिनिटी। तो 1 2 3 4 5 कितनी तरह की अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। हाँ, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे ट्रांजिशन तक तो वेवलेंथ कंसिडरेबली डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत कम होने लगता है, तो पांचवी छठी सातवीं आठवीं के बाद में फिर वो वेवलेंथ का गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब ये वाली वेवलेंथ आप निकालेंगे और ये वाली वेवलेंथ निकालेंगे, तो दोनों वेवलेंथ में काफी डिफरेंस आएगा इस फॉर्मूले से जो वेवलेंथ आप फाइंड करोगे। लेकिन अगर आप देखो कि ऊपर 20 और 21 की अगर आप निकालोगे, यहाँ 20 रखोगे, यहाँ 21 रखोगे, फिर उसके बाद यहाँ 21 रखोगे, यहाँ 22 वो सॉरी यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 21 रखोगे, तो 21वें ट्रांजिशन से 20वीं एक्साइटेड स्टेट से जो वेवलेंथ एमिट करी वो आ जाएगी,
फिर 21 से करोगे तो 21 रखोगे, यहाँ रखोगे कौन 20 या कुछ और, यहाँ 1 ही रखा जाएगा। तो फिर जो अगली वेवलेंथ आएगी वो पता लगेगा कि बहुत ज्यादा बराबर सी है, लगभग बराबर सी उससे जो इससे पहले आपने फाइंड करी थी। तो कुछ जो डिस्टिंग्विश्ड वेवलेंथ है वो कुछ ही ट्रांजिशंस की होती हैं। ओके, अब अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट एनर्जी स्टेट से सीधे ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो भी वेवलेंथ ये एमिट कर रहा है, जो भी जिस तरह की भी वेव ये अपने अंदर से एमिट कर रहा है, उन सारी वेव्स का नाम दिया गया क्या? लाइमन सीरीज। लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। लाइमन सीरीज का मतलब वो वेवलेंथ, वो रेडिएशन, जो रेडिएशन हाइड्रोजन एटम ने एमिट करा है। कब एमिट करा है? जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट एनर्जी लेवल से सीधे ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो अब ये जो भी लाइट, जो भी तरह वेव अपने अंदर से निकाल रहा है, उन सारी वेव्स को हम क्या क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज की वेव्स हैं ये। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट एनर्जी लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, यानी 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लौटता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मर्जी है इसकी। हो सकता है 5वें से सीधे सीधे फर्स्ट में आ जाए, हो सकता है 5वें से पहले चौथे में आए, चौथे से दूसरे में आए, अपनी मर्जी है इसकी, कोई प्रिडिक्शन नहीं है इसका। तो अगर किसी भी हायर स्टेट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लौटता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक, तो अब जो भी वेवलेंथ ही अपने अंदर से एमिट कर रहा है एटम, ये पूरी वेवलेंथ की सीरीज, इस पूरी सीरीज को बोलते हैं बामर सीरीज। ठीक है। हालांकि केमिस्ट्री में आप ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन वो तो डायनासोरों से भी पहले के जमाने की बात है। वो 3.5 करोड़ साल से हो चुके हैं। नहीं नहीं, 3.5 करोड़ साल पहले तो डायनासोर थे, और आपको पढ़े हुए तो शायद 4-5 करोड़ साल हो चुके हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं आपको याद होगा वो। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर लौट जाए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, यानी n=3 में, n=3 में लौटता है, तो अपने अंदर से जो भी वेव्स निकालेगा, जो भी जिस तरह की भी लाइट होगी या जो भी होगा, ये उस पूरी सीरीज को हम बोलेंगे पास्टन सीरीज। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में लौटता है, यानी कि फोर्थ, n=4 पर लौटता है, तो जो भी अपने अंदर से वेव निकालेगा, उस वेव के पूरे पार्ट को बोला जाएगा ब्रैकेट सीरीज। ठीक है। अगर किसी भी हाई स्टेट लेवल से अपनी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में n=5 पर लौटता है, तो जो भी वेव अपने अंदर से निकालेगा, इसे बोला जाएगा फुंड सीरीज। पी इसमें साइलेंट है, प्रफुंड नहीं है, फुंड है, फुंड सीरीज। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रांजिशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लाइमन सीरीज में हो, या बामर में हो, पास्टन में हो, ब्रैकेट में हो, फुंड में हो। ठीक है। ये तो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है एटम, एटम के स्ट्रक्चर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसको रिलेट किया है। लेकिन जब हम इसे एनर्जी लेवल डायग्राम पर बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम पर बनाएंगे, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से आप समझना। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनने वाला है इसका। 11th में था वो एनर्जी लेवल डायग्राम, केमिस्ट्री में आपके, है ना। कोई बात नहीं, मुझे केमिस्ट्री वेमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं। आप में से जिसको वो आता है वो भी, और जिसको नहीं आता मैं सभी को बताऊंगा। मैं पूरी तरह मानकर चलता हूं कि आप
कुछ नहीं जानते, मगर बस एक उम्मीद ये रखता हूं कि जो मैं सिखाऊंगा आपको वो आपको हमेशा याद रहे, और वो होती नहीं, उम्मीद पूरी होती नहीं, उम्मीद के ऊपर मेरा पानी नहीं, पानी का समुंदर फेर देते हैं आप। ये n = 1 हो गया। कौन सी है ये? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली हम एटम की एनर्जी कहेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है ये। इलेक्ट्रॉन की, वैसे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने फाइंड करी थी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये एटम की एनर्जी कहा जाएगा, क्योंकि एटम में है ही बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास, है ना। तो जो उसके एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वही एनर्जी पूरे एटम की एनर्जी है। तो एटम की एनर्जी यहाँ कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। फिर उसके बाद आई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 2। तो n = 2 यहां कौन सी है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और यह एनर्जी कितनी है जी? यह एनर्जी है, कितनी निकाली थी हमने वो? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। उसके बाद आया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कौन सा वाला? n = 3। ये बना सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और यहां एनर्जी कितनी है? 1 पॉइंट कितनी निकाली थी? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव में। ओके ओके। उसके बाद आया था आपका n = 4। थोड़ा पास हो जाता है ये, मैं बहुत ज्यादा पास नहीं बनाऊंगा, लेकिन वैसे तो ये पास होता चला जाता है। n = 4, इसे हम बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और एनर्जी कितनी निकाली थी, याद है कुछ? 0.0 तो ये माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर ये बना था आपका यहां n = 5, और ये कौन सा कहा जाएगा? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। और यहां एनर्जी कितनी है जी? यह एनर्जी थी आपकी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद तो और भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स आपके आ जाएंगे। ये बनेगा n = 6, यानी कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। अब यहां इसमें हम लाइमन सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइमन सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना जरा ध्यान से। किसी भी हायर स्टेट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर लौटता है, कहाँ लौटता है? सीधे सीधे ग्राउंड स्टेट में। सेकंड से फर्स्ट में लौट जाए, या थर्ड से फर्स्ट में लौट जाए, या फोर्थ से फर्स्ट में लौट जाए, या फिफ्थ से लौट जाए फर्स्ट में, और ये आ जाए यहाँ। ये कौन सी सीरीज हो गई? ये आपकी लाइमन सीरीज हो गई। ठीक है, अगर थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, इससे सेकंड में, यहां से सेकंड में, अच्छा इसमें एक लाइन हमें और बनानी है। एक लाइन और बनानी कहाँ? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कहाँ? फर्स्ट पर। तो यहां भी एक लाइन में बना दूं इन्फिनिटी से सेकंड पर, है ना। तो ये कौन सी हो गई? बामर सीरीज। ओके। उसके बाद अगर यहां लौटता है एक ये या इन्फिनिटी से, तो ये पास्टन सीरीज। उसके बाद अगर यहां लौटता है ऐसे और इन्फिनिटी से, तो ये है लाइमन बावर पास्टन फुंड। लाइमन पास्टन, लेमन पास्टन ब्रैकेट, मैंने गलत लिख दिया है, पास्टन है ना, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, ब्रैकेट लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट। और उसके बाद में फिर अगला ट्रांजिशन कौन सा होगा? अगला ट्रांजिशन ये वाला बनेगा, यहां से यहां तक, ये फुंड सीरीज होगी। ये एनर्जी लेवल्स हो गए आपके सारे, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी लेवल डायग्राम पर, और ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है कहाँ? ये एटम के अंदर जो होने वाली घटना है उसका रिप्रेजेंटेशन है। समझ आ गई दोनों की दोनों बात? ये पक्का क्लियर हो गई ना? अच्छा, अब हम इन सारी सीरीज की, लाइमन बामर पास्टर ब्रैकेट फुंड, इन सारी सीरीज के
मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे और वेवलेंथ भी फाइंड करेंगे, दोनों ही चीजें फाइंड करेंगे हम एक साथ। नहीं सॉरी, वेवलेंथ ही फाइंड करा रखी मैंने, कोई बात नहीं, वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में, देखने में भी, लेकिन मैथमेटिकली अगर आप समझें, कोई भी एटम जब, या हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम अपने अंदर से एक फोटोन निकालता है एच न्यू फ्रीक्वेंसी का। तो इस फ्रीक्वेंसी, इस एच न्यू की एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ टू एनर्जी लेवल। मतलब कौन सी? एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल डिवाइड माइनस एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, है ना? और इसी का रेसिप्रोकल आप करो तो क्या हो जाएगा? ये एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से समझना, जितना बड़ा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करेगा, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उतना ही छोटी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा एटम। इतनी बात समझ आ रही है? एनर्जी का डिफरेंस जितना बड़ा होगा, एनर्जी का गैप जितना बड़ा होगा, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करेगा, उतनी ही छोटी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ तो हमने जो ये एनर्जी लेवल है, ये इनके बीच का इक्वल डिस्टेंस हमने बनाया, आप सब जानते हैं इक्वल नहीं होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम पर आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। सबसे बड़ा एनर्जी का गैप ये वाला है। कब? जब n इज इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स 1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर जाए। तो एनर्जी का गैप देखो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -13.6, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का गैप। तो अब इससे ऊपर कोई भी गैप इसके बराबर का नहीं है। आपको यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम पर ये गैप दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअली जो गैप्स है, ये क्या है? डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, ठीक है? सॉरी सॉरी, सबसे बड़ा एनर्जी का गैप ये वाला है भाई, जब इंफिनिटी से कहा जाए, इंफिनिटी से सीधे n इक्वल्स 1 पर आ जाए, फिर उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस किस में है? लाइमन सीरीज में। लाइमन सीरीज में सबसे बड़ी एनर्जीज का डिफरेंस है। तो फिर लाइमन सीरीज में जब एनर्जी का डिफरेंस सबसे बड़ा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है एमिटेड फोटोन की, वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? लाइमन सीरीज वाली रेडिएशन की होगी। और फिर वेवलेंथ कितनी होगी? वेवलेंथ सबसे छोटी वेवलेंथ होगी। किसकी वेवलेंथ? लाइमन सीरीज में जो लाइट निकल रही है, जो लाइट या जो भी रेडिएशन निकल रहा है, हम वर्ड यूज करेंगे रेडिएशन, नॉट लाइट। लाइट का मतलब होता है ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम देख पाते हैं, जरूरी नहीं कि विजिबल लाइट ही निकले कहीं से। तो लाइमन सीरीज में जो भी रेडिएशन एमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे छोटा है। उसके बाद जो एनर्जी का गैप, यहां देखना जरा ध्यान से, ये वाला इंफिनिटी से जब लौटा n इक्वल टू 2 पर, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का गैप होगा, और कम और कम और कम। यानी कि अब बामर सीरीज की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, बामर सीरीज की फ्रीक्वेंसीज लाइमन सीरीज की फ्रीक्वेंसीज से कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ बड़ी होगी। इस तरह से पास्टन सीरीज की फ्रीक्वेंसीज बामर सीरीज वाली फ्रीक्वेंसीज से कम होगी और वेवलेंथ बड़ी होगी। यानी लाइमन सीरीज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस सीरीज के लिए? लाइमन सीरीज के लिए। और कम फ्रीक्वेंसी बामर सीरीज के लिए, और कम फ्रीक्वेंसी पास्टन के लिए, और कम ब्रैकेट और फुंड के लिए सबसे कम। इसका उल्टा वेवलेंथ सबसे छोटी लाइमन सीरीज के लिए, उससे बड़ी बामर सीरीज के लिए, और सबसे छोटी फुंड सीरीज के लिए।